हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोगों की सबसे पहले तो पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे, क्योंकि अब दिसंबर में आप लोगों के पेपर होंगे और आप लोगों का डेट शीट भी आ चुकी है जो मैं आप लोगों को शेयर कर चुकी हूँ। तो इसमें आप देखेंगे जो अभी आपको मेरे स्क्रीन पे पेज दिखाई दे रहा है वो उसमें लिखा हुआ है ध्वनि विज्ञान। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? ध्वनि विज्ञान। ये है MSD 7। ये क्या है? MSD 7 है। जो MSD 7 की आपकी बुक है, यानी जो MSD 7 का आपका पेपर है उसका नाम है भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा। क्या है उसका नाम? भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा। तो इससे पहले ये खंड 2 यानी दूसरी वाली बुक है। खंड 2 से जो मेरा पेज लिया गया है वो खंड 2 से लिया गया है। खंड 1 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के पेपरों की दृष्टि से हैं वो मैं आपको इग्नो के मॉड्यूल से बना के शेयर कर चुकी हूँ। मुझे आशा है कि आप लोग मेरे वीडियो को ज़रूर देख रहे होंगे। अगर आप लोग देखेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। तो अब मैं अभी बात कर रही हूँ, जिस प्रश्न की मैं बात कर रही हूँ वो अभी जो प्रश्न मैं आपके सामने लेके आई हूँ वो है MSD 7 का खंड 2। खंड 2 का जो नाम है वो है हिंदी संरचना। तो उसकी इकाई 8, ध्यान से सुनो, इकाई 8 अपने बुक में भी आप लोग मेंशन कर लें। इकाई 8 ध्वनि संरचना में जो हमारा प्रश्न बना है वो है स्वर और व्यंजन ध्वनियों का अंतर बताते हुए हिंदी के व्यंजनों का वर्गीकरण कीजिए। ये मेरा प्रश्न आप लोगों के सामने है। स्वर और व्यंजन ध्वनियों का अंतर बताते हुए हिंदी के व्यंजनों और स्वरों का वर्गीकरण कीजिए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, बार बार पेपरों में पूछा जाता है और वैसे भी अगर आप कोई तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हिंदी का कोई भी पेपर दे रहे हैं, UGC नेट, PGT, TGT, EMRS, DSSB या जनरल, कोई भी हिंदी कहीं पर पूछी जाती है तो उसके लिए भी ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे छोटे छोटे प्रश्न काफ़ी बनते हैं और वैसे स्वर और व्यंजन आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे हुए हैं तो आप लोगों को ये चीज़ काफ़ी अच्छी तरह क्लियर होगी। जिन बच्चों को नहीं भी क्लियर है कृपया वो इस प्रश्न के उत्तर को ध्यान से सुने। ये आपके लिए ही बनाया गया है और मेहनत मेरी है, पढ़ना आपको है। तो देखिए बच्चों, मेरा जो प्रश्न है दोबारा रिपीट कर रही हूँ। स्वर और व्यंजन ध्वनियों का अंतर बताते हुए हिंदी के स्वरों और व्यंजनों का वर्गीकरण कीजिए। कभी तो प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि स्वर और व्यंजन दोनों का वर्गीकरण कीजिए, लेकिन कभी प्रश्न पूछा जाता है कि खाली व्यंजनों का वर्गीकरण कीजिए। आप लोग काफ़ी अच्छी तरह पढ़ना और देखिए, अगर MA में आपकी परसेंटेज अच्छी बनती है तो तभी आप लोगों को फ़ायदा है, तभी आप लोग UGC नेट का फॉर्म भर सकते हैं या PhD कर सकते हैं। अगर आप लोगों की परसेंटेज नहीं बनती है तो आपके 2 साल बेकार चले जाते हैं। UGC नेट का फॉर्म निकल चुका है, फॉर्म की लिंक भी मैं शेयर कर चुकी हूँ और UGC नेट की भी तैयारी हमारे द्वारा कराई जाती है, इसलिए आप लोग पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दें। तो जाने उत्तर। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि स्वर क्या होते हैं। तो देखिए, स्वर क्या होते हैं ये हम कक्षा 2, 3, 4, 5 हर एक कक्षा से पढ़ते हुए आ रहे हैं। वे ध्वनियाँ, ठीक है, स्वर क्या होती हैं? वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में वायु मुख से बिना किसी अवरोध के बाहर निकल जाती है, यानी जो भी ध्वनियाँ होती हैं उन ध्वनियों में कोई भी रुकावट नहीं होती है, वही क्या कहलाते हैं बच्चों? स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सारी क्या हैं? स्वर ध्वनियाँ हैं। बच्चों, आप लोग इसको अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि स्वर क्या होता है, जिसमें कोई भी रुकावट नहीं होती है, वो क्या होते हैं? स्वर होते हैं। अब देखिए, हम लोग जानेंगे व्यंजन क्या है। तो दूसरा हमारा क्या है कि व्यंजन क्या है। तो ये आप समझ चुके हैं। ये हमारा क्या था? स्वर दिया गया था। उसके बाद हम पढ़ेंगे व्यंजन क्या होते हैं।
ध्वनियों के उच्चारण में, ठीक है, ध्यान से समझना, समझने की कोशिश करना। जिसको नहीं समझ में आता है वो मुझे फीडबैक पे लिखें, यूट्यूब चैनल का पे मुझे कमेंट्स करें, मैं दोबारा आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी। तो देखिए दूसरा है हमारा व्यंजन। ध्वनियों के उच्चारण में, ध्वनियों के उच्चारण में उच्चारण अवयव। अब उच्चारण के जो अवयव हैं, जैसे जीभ है, हमारे मुंह को लीजिए और गले को लीजिए, ठीक है। हमारी जीभ है, जीभ के ऊपर का हिस्सा है, नीचे का हिस्सा है मुंह का, गला है। इन सबको के द्वारा मुख के ऊपरी जबड़े में विभिन्न स्थानों पर वायु का मार्ग क्या हो जाता है बच्चों, अवरुद्ध किया जाता है। इनके द्वारा जब शब्द बाहर निकलते हैं, हमारे प्राण वायु से शब्द जब हमारे मुख से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रुकावट करती हैं। कहीं पर कंठ है, कहीं पर तालु है, कहीं पर ओष्ठ है, कहीं पर जिह्वा है। इनके द्वारा क्या किया जाता है, मार्ग अवरुद्ध किया जाता है। हिंदी में क से लेकर ह तक, ठीक है, हिंदी में क से लेकर ह तक सभी व्यंजन ध्वनियाँ हैं। अवरोध के प्रकार के आधार पर व्यंजनों का भेद यहाँ पर हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम लोग देखेंगे हिंदी में स्वर ध्वनियाँ और उनका वर्गीकरण। पहले हम लोग समझेंगे कि स्वर की ध्वनियाँ क्या होती है और उनका कैसे वर्गीकरण किया गया है। तो देखिए सबसे पहला है, जीभ का कौन सा भाग उच्चारण में भाग ले रहा है। अगर हमारी स्वर की ध्वनियाँ हमारी निकल रही हैं तो हमारी जो जीभ है, जीभ का कौन सा भाग उच्चारण में भाग ले रहा है। तो देखेंगे स्वरों के उच्चारण में, यहाँ से देखेंगे स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग यानी हमारे जीभ का फ्रंट वाला जो एरिया है, मध्य भाग और पश्च भाग ऊपर नीचे उठता है। जब हम बोलते हैं तो हमारी जीभ कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है, कभी हमारे दांतों से टच होती है। तो इस आधार पर स्वरों के 3 भेद हो जाते हैं। इस आधार पर, किस आधार पर, स्वरों के जब हमारी जीभ होती है, कभी उसका अग्रभाग, कभी मध्य भाग और कभी पश्चिम भाग क्या होता है, ऊपर नीचे उठता है। इसी आधार पर स्वरों के 3 भेद किए जाते हैं, वो हम देखने को मिल रहे हैं। देखिए अग्र स्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो अग्र में कौन कौन से हैं, यानी जो जीभ के अग्रभाग से, जहाँ पर हमारे जीभ का अग्रभाग ऊपर नीचे उठ रहा है। तो देखेंगे ई, आप लोग साथ साथ में बोलते हुए उसको प्रैक्टिकल के तौर पे भी देखेंगे। जैसे कि आप बोलेंगे ई, ए, ए, ठीक है। ऐसे ही मध्य में ओ, जब हम मध्य स्वर है वहाँ पर जीभ को देखेंगे ओ। पश्च स्वर में देखेंगे उ, ऊ, उ, ऊ, ओ, औ, आ। ये तो तुम्हारा ये है कि जब अग्रभाग उठता है ई, ए, मध्य में अ, पश्चिम में ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ और आ। ये तो हमने जीभ के आधार पर देखा कि उच्चारण में जो भाग ले रहे हैं जीभ का कौन सा भाग। तो कितने भाग हैं, 3 भाग हो गए जीभ के, अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग। इन्हीं के अनुसार स्वरों के 3 भेद हो गए, अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। तो इतना बच्चों आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम देखते हैं मुख किस मात्रा में खुलता तथा किस मात्रा में बंद होता है। कौन सी मात्रा ऐसी होती है जिसको बोलने में हमारा मुंह खुलता है और कौन सी मात्रा ऐसी होती है जिसको बोलने में हमारा मुंह क्या होता है, बंद ही रहता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक तो आपके एमए के पेपरों के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है, दूसरा अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब देखेंगे मुंह के खुलने तथा बंद होने की मात्रा के अनुसार स्वरों के निम्नलिखित भेद किए जाते हैं। अब देखो मुंह के अनुसार संवृत, विवृत, अर्धसंवृत और अर्धविवृत। अब संवृत क्या होता है,
मुख प्रायः बंद या बहुत कम खुलता है। जब आप क्या बोलते हैं बच्चों, ई, उ, इसमें हमारा मुंह प्रायः बंद या बहुत कम खुलता है, इसको बोलते हैं संवृत। उसके बाद देखिए विवृत, सबसे अधिक खुलता है आ। अपना मुंह देखिए, अपने होंठों को देखिए, जब हम आ बोल रहे हैं तो हमारे जो होंठ हैं यानी जो हमारा मुंह है वो पूरा खुल रहा है, तो उसको बोलते हैं विवृत, मीन्स बहुत बड़ा। विवृत मतलब क्या हो गया तुम्हारा, बड़ा, काफ़ी बड़ा। अब उसके बाद देखेंगे अर्ध संवृत, ऐसी स्थिति में स्थिति की तुलना में अधिक खुलता है। ये जो अर्ध संवृत है ये संवृत की तुलना में अधिक खुलता है। जैसे ए ओ, होंठों पे आप प्रैक्टिकल के रूप में अपने होंठों को देखते जाएंगे। उसके बाद देखिए अर्ध विवृत, इसमें विवृत स्थिति की तुलना में कम खुलता है। विवृत में क्या होता है, सबसे अधिक मुंह कब कौन से उसमें खुलता है, विवृत में खुलता है। और जो अर्ध विवृत होता है उसमें विवृत की तुलना में कम मुंह खुलता है। जैसे ए और औ, ठीक है। ये तो हमने दो चीज का देखा, जीभ का कौन सा भाग उच्चारण में भाग ले रहा है और मुंह किस मात्रा में खुलता अथवा बंद होता है। शायद आप लोग इतना समझ चुके होंगे। अब देखिए ओठों की गोलाकार अगोलाकार स्थिति के आधार पर, यानी जो हमारे होंठ हैं उनके गोलाकार और अगोलाकार कहाँ पर बनते हैं। जिन स्वरों को उच्चारण में ओठ गोल हो जाते हैं, यानी जिन स्वरों का उच्चारण करने में हमारे ओष्ठ, हमारे होंठ क्या हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं, उन्हें तो बोला जाता है, क्या बोला जाता है बच्चों, उन्हें बोला जाता है वृत्ताकार। और जिनमें चपटे रहते हैं, हमारे होंठ गोल नहीं बनते हैं, चपटे रहते हैं, उन्हें बोलते हैं अवृत्ताकार बोला जाता है। तो कौन से वर्ण ऐसे हैं जिसमें हमारे ओष्ठ क्या होते हैं, वृत्ताकार होते हैं। जैसे उ, ओ, औ, आ, ये तो हमारे वृत्त बन रहा है। जब हम बोल रहे हैं तो अपने होंठों को, अपने ओष्ठ को आप देखिए वो गोल वृत्त बना रहे हैं। और ऐसे अवृत्ता में आ में आपका वृत्त नहीं बन रहा है, ये इसमें क्या हो रहा है, होंठ थोड़े आपके फैल रहे हैं। अ, आ, ई, ए, ठीक है। ये आप लोग इतना समझ चुके होंगे कि उनका जो स्वरों का वर्गीकरण किया गया है, जीभ का कौन सा भाग उच्चारण में भाग ले रहा है, मुंह किस मात्रा में खुलता अथवा बंद होता है, ओठों की गोलाकार अगोलाकार स्थिति के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये वाला आप लोग देखेंगे, अगर आप किसी पेपर की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये देखेंगे ये वाला, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें देखिए ओठों के गोलाकार में देखेंगे, हमने देखा वृत्त कहाँ पर बन रहा है और अवृत्ताकार कौन से वर्ण को बोलने में बन रहा है। तो नीचे कुछ स्वरों का वर्गीकरण इस प्रकार से किया गया है। संवृत, अर्ध संवृत, अर्ध विवृत और विवृत, ये हम अभी पहले पढ़ चुके हैं। तो इतना बच्चों आप लोगों के समझ में आ गया कि स्वरों का वर्गीकरण जब 3 उस पर किया गया, ठीक है। उसी के बाद हिंदी की व्यंजन ध्वनियाँ और उनका वर्गीकरण। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन ध्वनियाँ और उनका वर्गीकरण। सभी व्यंजन अवरोधी ध्वनियाँ होती हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया जाता है, अवरोध किस स्थान पर होता है और अवरोध उत्पन्न करने वाला अंग किस तरह का प्रयत्न करता है। एक तो हमने जाना अवरोध किस स्थान पर, यानी जब हमारा वर्ण यानी हमारा शब्द हमारे मुख से बाहर निकल रहा है तो वो किस स्थान पर अवरोध हो रहा है, कि गले में हो रहा है, तालू में हो रहा है, होंठों में हो रहा है, दांतों में हो रहा है, कहाँ पर अवरोध हो रहा है, आपको इस बात का ध्यान देना पड़ेगा प्रैक्टिकल वे पे, ठीक है। और दूसरा अवरोध उत्पन्न करने वाला अंग किस तरह का प्रयत्न कर रहा है। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात को, बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और वीडियो को आधे पे बंद ना करें, पूरा वीडियो देखेंगे। अगर आप लोगों को अच्छे नंबरों से पास होना है और प्रश्न को और उसके उत्तर को अच्छी तरह जानना है तो कृपया आप लोगों से अनुरोध है पूरा वीडियो देखें। अब देखिए
स्थान या उच्चारण स्थान से तात्पर्य ऊपरी जबड़े के उन स्थानों से है। स्थान या उच्चारण स्थान से तात्पर्य जो ऊपरी जबड़ा है उनके उस स्थानों से है जहाँ पर अव्ययी जीव या निचला ओंठ ऊपर जाकर फेफड़ों से आने वाली वायु का अवरोध करते हैं। इस दृष्टि से ऊपरी ओंठ यानी ऊपर के होंठ, ऊपर के दांत, वक्ष या दंतमूल, पूरे दंतमूल यानी सारे दंतमूल या कठोर तालु, मूर्धा, कोमल तालु या कंठ तथा स्वर यंत्र प्रमुख उच्चारण स्थान है। ऊपरी ओंठ तथा ऊपरी दांत के वे स्थान हैं जहां निचले ओंठ द्वारा अवरोध उत्पन्न किया जाता है जबकि शेष स्थानों पर जिह्वा द्वारा अवरोध किया जाता है और जगह पर जिह्वा के द्वारा अवरोध किया जाता है। आप अगर आपको ये ढंग से समझ में नहीं आ रहा तो आप इस वर्गीकरण से जो यहाँ पर चार्ट दिया गया है, ये जो आपको दिया गया है, ठीक है, इससे आप लोग इसको काफ़ी अच्छी तरह समझ जाएंगे। तो देखिए इसमें क्या दिया है। नंबर फर्स्ट है हिंदी व्यंजन का स्थान के आधार पर वर्गीकरण। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए वर्गीकरण किया गया है। कंठ या कोमल तालव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य, दंतोष्ठ्य, स्वर तंत्री। तो हमें ये वर्ण को याद करना पड़ेगा। क वर्ण जो हैं वो कंठ या कोमल तालव्य होते हैं और उसके बाद च वर्ण तालव्य हो गया, ट वर्ण मूर्धन्य हो गया, त वर्ण दंत्य हो गया, वस्य हो गया, स ज र ल ओष्ठ, प फ ब भ म दंतोष्ठ, व और फ और स्वतंत्री ह हो गया। ऐसे ही हिंदी व्यंजनों का प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण। पहला है अवरोध की प्रकृति के आधार पर। इसमें हम जानेंगे उसके कौन कौन से वर्गीकरण किए गए, जैसे स्पर्शी व्यंजन है, संघर्षी व्यंजन है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, लुंठित व्यंजन है और पार्श्विक व्यंजन है। उसके बाद नेक्स्ट वर्गीकरण होगा स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर और लास्ट में है श्वास की मात्रा के आधार पर। तो इतना प्रश्न जो है हमारा ये बन चुका है कि स्वर और व्यंजन ध्वनियों का अंतर बताते हुए हिंदी के व्यंजनों का वर्गीकरण कीजिए। मुझे आशा है आप लोग इसको अच्छी तरह समझ होंगे। और जब स्पर्शी व्यंजन पर हम पहुँचे, जब उच्चारण अव्ययी उच्चारण स्थान का स्पर्श करके वायु का मार्ग अवरुद्ध करता है, तब जो व्यंजन उच्चरित होता है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। वैसे भी आप लोगों को पता होना चाहिए टोटल स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं। कितने होते हैं? टोटल 25 होते हैं। जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं? 25 होते हैं। यानी क वर्ण से प वर्ण तक के सारे व्यंजन क्या होते हैं? स्पर्शी व्यंजन होते हैं। देखो नीचे लिखा हुआ है इसमें भी, आप ये देखिए हिंदी में क वर्ण, ट वर्ण, त वर्ण, प वर्ण, इन सारे यानी क से प वर्ण, क से प वर्ण तक के टोटल कितने वर्ण हो गए? 25 हो गए। तो इन सबको क्या बोलते हैं? स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं। उसके बाद है संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं? कुछ व्यंजनों के उच्चारण में उच्चारण अवयव इतना ऊपर नहीं उठते कि उच्चारण स्थान का स्पर्श न कर सके। वे उनके इतने निकट आ जाते हैं कि वायु दोनों के बीच से घर्षण करके यानी टच करते हुए निकलती है। तो ऐसे व्यंजनों को संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे आप बोलेंगे स, स, श, ह तथा आगत व्यंजन ख, ग, ज और फ संघर्षी व्यंजन होते हैं। स्पर्श संघर्षी, एक स्पर्शी अलग होते हैं, फिर स्पर्श संघर्षी अलग होते हैं। उसके अंदर आते हैं च वर्ग के सभी व्यंजन इस कोटि में आते हैं। च वर्ग के जितने भी व्यंजन हैं च, छ, ज, झ, न, ये सारे स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। अब अंतस्थ व्यंजन, इस कोटि में अर्धस्वर, लुंठित और पार्श्विक व्यंजन आते हैं। अर्धस्वर कौन से होते हैं? इनके उच्चारण में जीभ
स्वरों की तुलना में अधिक ऊपर उठती है। इनके उच्चारण में जो जीभ है वो स्वरों की तुलना में अधिक ऊपर उठती है, पर इतना ऊपर नहीं जाती कि वायु का मार्ग अवरुद्ध हो सके। जैसे हम बोलेंगे य और व, य और व, य और व, बार बार आप लोग याद करेंगे। य और व आपके हो जाएंगे अर्धस्वर व्यंजन, अर्धस्वर क्या हो जाएंगे? अर्धस्वर। यानी अर्धस्वर कौन कौन से होते हैं? अर्धस्वर व्यंजन, एक मिनट, अर्धस्वर व्यंजन। तो अर्धस्वर व्यंजन कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है हमारा य होता है, और दूसरा क्या होता है? व होता है। इतना समझ गए आप लोग। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारा आता है लुंठित व्यंजन। जब जीभ की नोक मुख के मध्य भाग में आकर बार बार आगे पीछे गिरती है। जब जीभ की नोक मुख के मध्य में आती है, यानी मुख के बीच में आकर बार बार आगे पीछे गिरती है, तो इस प्रकार उच्चरित व्यंजन लुंठित व्यंजन कहलाते हैं। लुंठित व्यंजन का उदाहरण है र। लुंठित व्यंजन का उदाहरण क्या है? र है। पार्श्विक व्यंजन, यहाँ भी जीभ की नोक मुख के बीच में आकर एक ओर या दोनों ओर पार्श्व बनाती हैं, यानी खिड़की टाइप की बना देती हैं, और वायु इसी पार्श्व से होकर बाहर निकलती है। जैसे उसको बोला जाता है, कौन सा व्यंजन है? लौ व्यंजन है। फिर है उच्चिप्त व्यंजन के उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर पहले मूर्धा को स्पर्श करती है, फिर तुरंत झटके से नीचे गिरती है, जैसे ड और ढ। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर वर्गीकरण। इसमें घोष और अघोष आते हैं। ठीक है, इसमें क्या आते हैं? घोष और अघोष आते हैं। घोष और अघोष। अब हम ये जानेंगे घोष क्या होता है। जैसे आप लोग को मैं एक अच्छा सिंपल सा मेथड घोष और अघोष का बताना चाहती हूँ। देखिए, जैसे घोष होंगे, घोष हैं, अघोष हैं। तो पहले आप देखिए घोष, आपने पढ़ा क वर्ण। अब क वर्ण पे कौन, क वर्ग पे कौन कौन से वर्ण होते हैं? क, ख, ग, घ, ङ। ठीक है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, क बन गया, ख बन गया। ठीक है, ग, घ, इनको याद करो। क, ख, नंबर 1, नंबर 2। ठीक है, क, ख, नंबर 1, नंबर 2 हो गया। जो 1 और 2 नंबर होंगे, ठीक, जैसे चाहे क वर्ग होगा, च वर्ग होगा, ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है, उनके पहले और दूसरे नंबर के वर्णों को घोष बोला जाता है। पहले और दूसरे नंबर के वर्णों को घोष बोला जाता है, सॉरी, अघोष बोला जाता है। और जो 3 4 5 हैं, मैंने आपको बोला था 1 2 3 4 5, पहला और दूसरा क्या हो जाएगा? अघोष हो जाएगा। पहला और दूसरा अघोष, तीसरा चौथा पांचवा ये क्या हो जाएंगे? घोष हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? घोष हो जाएंगे, सघोष हो जाएंगे, सॉरी, ये क्या हो जाएंगे? सघोष हो जाएंगे। तो बहुत सिंपल सा है, ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, और ये किसी भी पेपर में पूछे जाते हैं। सघोष, अघोष। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नीचे पूछा जा रहा है श्वास के आधार पर वर्गीकरण। अल्प प्राण, महाप्राण। क्या है? अल्प प्राण और महाप्राण। तो इसको भी हम लोग ऐसे ही याद करेंगे। अल्प प्राण और महाप्राण को याद करने का तरीका आपका मैं आपको बताती हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो देखो 1 और 3। ठीक है, पहला और तीसरा, पहला और तीसरा होता है अल्प प्राण, यानी जिसको बोलने में हमारा साउंड लंबा नहीं खिंचता है। जैसे अ, इ। ठीक है, अ, इ साउंड हमारा लंबा नहीं जा रहा है। ज़्यादा प्राणों के, जो प्राण से हमारी जो सांस निकल रही है, ज़्यादा लंबी नहीं खिंच रही है। लेकिन देखिए यहाँ पर दूसरे में हम क्या बोल रहे हैं? ख तो नहीं बोल रहे हैं, बोलेंगे ख, ख, घ। साउंड क्या जा रहा है? साउंड खिंच रहा है ना हमारा, तो ये क्या हो जाएगा? महाप्राण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? महाप्राण।
तो इसको ऐसे याद करना है, अल्प प्राण 1 और 3 अल्प प्राण हो जाएगा, 2 और 4 क्या हो जाएगा, महाप्राण। ठीक है, महा मतलब इसको ऐसे मान के चलो कि ज़्यादा जहाँ पर आपकी आवाज़ खिंच रही है, तो अल्प प्राण हो गया, महाप्राण हो गया। तो आई थिंक मैं समझ चुकी हूँ कि आप लोग इतना समझ चुके होंगे अच्छी तरह। स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण, स्वर और व्यंजन ध्वनियों का अंतर बताते हुए हिंदी के व्यंजनों का वर्गीकरण, ये पेपरों की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। स्वर का वर्गीकरण भी मैं आपको बता चुकी हूँ और व्यंजनों का वर्गीकरण भी मैं आपको बता चुकी हूँ। जहाँ पर आप लोगों को दिक्कत आती है आप लोग मुझे कमेंट्स करें, जिससे मैं आपको और आसानी से समझाने की कोशिश करूँगी, लेकिन तभी करूँगी जब आप मुझे कमेंट्स करेंगे, नहीं तो मुझे नहीं पता चलेगा कि आप लोगों की समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो बच्चों आज आप इस प्रश्न को अच्छी तरह करें। नेक्स्ट प्रश्न फिर मैं आपको लेके आऊँगी। इसी यूनिट का एक प्रश्न और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के सामने शेयर करूँगी। धन्यवाद।